हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जी के मेडाइवल इंडिया में पढ़ेंगे सूर एम्पायर के बारे में। इसका टाइम पीरियड था 1540 से 1555 एडी तक। सबसे पहले हम जानते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 1540 से 1545 एडी तक। ये दूसरे बेटे थे हसन खान के। और हसन खान कौन थे? ये जागीरदार थे सासाराम के। बाद में इब्राहिम लोदी हसन खान की जो जागीर है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं शेरशाह को। आगे चल के शेरशाह से फिर से वो जागीर मांगी जाती है, बट वो जागीर को नहीं लौटाते हैं। इस पूरे विवाद के बाद बाबर के पास चले जाते हैं शेरशाह और उनकी सर्विसेज ज्वाइन कर लेते हैं। 1527-28 में वो बाबर को सर्व करते हैं और उसके बाद फिर से वो साउथ बिहार लौट आते हैं। और यहाँ साउथ बिहार में उन्हें डेप्यूटी गवर्नर बना दिया जाता है और साथ ही गार्डियन बना दिया जाता है जलाल खान लोहानी का, जो कि बेटे होते हैं बाहर खान लोहानी के। शेरशाह जबरदस्ती बिना किसी लीगल राइट के थ्रोन पे बैठ जाते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं। और चुनार फोर्ट के जो गवर्नर है उनकी विधवा पत्नी से वो शादी कर लेते हैं और इस तरीके से वो चुनार हासिल कर लेते हैं। चुनार एक प्लेस है यूपी में। फिर 1539 में होती है बैटल ऑफ चौसा और वहाँ पे शेरशाह जो है वो हुमायूं को हरा देते हैं और खुद को टाइटल देते हैं शेरशाह का। इससे पहले शेरशाह का नाम होता है फरिद। इसके बाद 1540 में होती है बैटल ऑफ कन्नौज। इसमें शेरशाह ने हराया हुमायूं को और कन्नौज वाले इलाके पे, दिल्ली और आगरा वाले इलाके पे उसने अपना शासन स्थापित किया और इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। शेरशाह जैसे ही गद्दी पे बैठता है उसे राजपूत की तरफ से बहुत चैलेंज मिलते हैं और इसके अलावा उसे पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान और बुंदेलखंड में भी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसका रीज़न क्या था? जैसे ही हुमायूं जाता है वो यहाँ से भाग के चले जाता है, वैसे ही देश में अराजकता का माहौल बन जाता है और इसीलिए शेरशाह को लड़ाई लड़कर इन एरियाज़ को फिर से जीतना पड़ा। इसने लड़ाई की मालवा से 1542 में, रणथंभौर 1542 में, फिर रायसेन 1543 और राजपूताना एनेक्सेशन ऑफ मारवाड़ 1542, फिर चित्तौड़ 1544, कालिंजार 1545। इसमें जो कालिंजार की लड़ाई है, कालिंजार एक इलाका है बुंदेलखंड में जो 1545 में हुई थी। उसमें क्या होता है, उसमें लड़ाई के दौरान एक बॉम्ब यानी कि गोला आके फूट जाता है शेरशाह के पास और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि शेरशाह सूरी ने अपने छोटे से 5 साल के शासनकाल में बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी थी। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को, उसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर करने के लिए इन सब सब्जेक्ट्स पे उसने काम किया था। शेरशाह सूरी ने कॉइन्स निकाले थे दाम या रुपया नाम के, और ये सिक्के इतने अच्छे थे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक यही चल रहे थे। इन्हें कब बदला गया? 1835 में इन्हें ब्रिटिशर्स ने बदला। उससे पहले शेरशाह सूरी ने जो कॉइन्स निकाले हैं वही चल रहे हैं और उसने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए थे वेट्स और मेजर्स के। शेरशाह सूरी ने हाईवे कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने पे बहुत काम किया। उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे कि सराय। सराय क्या होती है? वो रात को ठहरने के लिए एक प्लेस होती है। सराय में जो ट्रैवलर्स हैं वो रात को विश्राम कर सकते हैं, उन्हें एक रुकने की जगह मिल जाती है और वो बिना डर के रात को सराय में आराम कर सकते हैं। उसके अलावा शेरशाह ने मील के पत्थर लगवाए, उसका नाम रखा कोस मीनार। जब हम हाईवे पे जाते हैं तब हमें मील के पत्थर लगे हुए नहीं दिखते जिसमें किलोमीटर्स लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बम्बई शहर जा रहे हो और वो एक पत्थर में लिखा रहता है कि ये 500 किलोमीटर दूर है या 400 किलोमीटर दूर है, तो इससे हमें डिस्टेंस का अंदाज़ा लग जाता है। तो पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही कोस मीनार लगी उसके बाद हर 2 कोस पे एक पत्थर लगा रहता था। इससे हमें पता लग जाता था कि हम कितना ट्रैवल कर चुके हैं और हमें और कितना ट्रैवल करना है। सड़कें सुधारने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सड़कें जैसे ही सुधरी वैसे ही व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। शेरशाह के समय काल में व्यापार बहुत अच्छा था और रोड्स भी बहुत सेफ थे। इन्होंने जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसे रिपेयर करवाया था, बनवाया नहीं था। जीटी रोड एक बहुत ही ऐतिहासिक मार्ग था
जो लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से आगे गंगा वाला जो एरिया है, बनारस, इलाहाबाद, और वहाँ से आगे हम बंगाल की तरफ चले तो उन सबको कनेक्ट करता था। और ये जो रोड है ये वैदिक समय से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन इस रोड को रिपेयर करवाना, इस पे मीनार लगवाना, सराय बनवाना, ये सब शेरशाह ने किया। ये रोड कैलकटा से पेशावर के लिए थी। इन्होंने बहुत सारी कंटोनमेंट एरियाज बनाए थे, यानी कि छावनियाँ बनाई थी अपने एम्पायर के बहुत सारे पार्ट्स में, और वहाँ पे हमेशा स्ट्रॉन्ग गैरिसन, यानी कि वहाँ पे हमेशा ट्रूप्स रहते थे, वहाँ पे एक छोटी सी टुकड़ी रहती थी। इन्होंने एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था, लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम्स, जिसमें जिस पर्सन के अंडर क्राइम हो रहा है और वो अगर कल्प्रिट को नहीं ढूंढ पाता, जिसने क्राइम किया उसे नहीं ढूंढ पाता, तो उसके लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे मुकद्दम वो पर्सन होता था जिसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, और उसे पनिश किया जाता था अगर वो जिसकी गलती है उसे ढूंढ नहीं पाता था। मतलब यहाँ पे जो पुलिस वाले का काम कर रहा है, या तो वो मुजरिम ढूंढेगा या तो वो खुद एज अ मुजरिम ट्रीट होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी मुजरिम ना ढूंढने की। अब हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले शेर शाह ने क्या काम किया, उसने सबसे पहले ज़मीनों को नपवाया। पहले अच्छे से ज़मीन का सर्वे हुआ, फिर सर्वे करने के बाद उस ज़मीन में उसने देखा कि वहाँ कौन कौन सी फसल होती है और किस तरह की फसल होती है, और साल में कितनी बार फसल हो जाती है, और इन सब के बेसिस में जो रेवेन्यू था वो सरकार लेगी। ये सब डिटेल्स एक कागज़ में लिखी गई और वो कागज़ किसानों को दे दिया गया, और उसी कागज़ को बोलते हैं पट्टा। मतलब पट्टा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि तुम्हारी ज़मीन कितनी है, इसमें किस किस तरीके के क्रॉप्स हो सकते हैं और कितनी बार क्रॉप्स होते हैं। इसके अलावा एक और अग्रीमेंट होता था, कबूलियत। कबूलियत क्या है? ये किसान के और सरकार के बीच का एक अग्रीमेंट है, और इसमें कितना टैक्स दिया जाएगा ये पट्टे के अनुसार तय होगा। पहले पट्टा बनेगा और फिर कबूलियत बनेगा, और इन सब में ये भी देखा जाता था कि ज़मीन की क्वालिटी कैसी है। तो ज़मीन को 3 क्वालिटीज़ में डिवाइड किया जाता था, गुड, मिडिल, बैड, और जो टैक्स रेट है वो उसी के अकॉर्डिंग रखा गया था। आम तौर पे जो टैक्स रेट है वो 1/3 होता था, और ये 2 तरीके से दिया जा सकता था। किसान जितना भी खेती का प्रोड्यूस हो उसे बेच दे और कैश टैक्स जो है वो कैश में पे कर दे, या तो ऐसा करे या तो फिर 1/3 फसल वो सरकार को दे सकता था। ये सब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इसमें टोडरमल का बहुत बड़ा योगदान था, और आगे चल के ये जो टोडरमल है ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में भी था। यहाँ पे टोडरमल जो है शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में वो गवर्नर था। शेरशाह सूरी के ही वक्त मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब लिखी थी पद्मावत। पद्मावती जो चित्तौड़ की रानी थी, और उसके जौहर की कहानी थी इसमें। और ये कौन से वक्त की बात है? जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर हमला किया था, यानी अर्ली 1300 की स्टोरी है, और इसे लिखा कब है? 16th सेंचुरी में। शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनाया दिल्ली पे, फिर उन्हें सासाराम में दफनाया गया। शेरशाह सूरी के बाद आए इस्लाम शाह, इन्होंने 12 साल राज किया, और शेरशाह सूरी की जितनी भी पॉलिसीज़ थी उनको आगे बढ़ाया। और उसके बाद आए फिरोज शाह, जो इस्लाम शाह के बेटे थे। ये सिर्फ 12 साल के थे जब ये गद्दी पे बैठे, और फिर इन्हें मारा आदिल शाह ने, और वो राजा बन गया 1554 में। आदिल शाह ने हेमू नाम के एक व्यक्ति को ऊंचे पदों पर बिठा दिया, और हेमू को वजीर भी बना दिया, और साथ में आगे चल के उसे आर्मी हेड बना दिया। इससे बहुत सारे नोबल्स जो थे वो खुश नहीं थे। फिर उसके अलावा आदिल शाह ने फिरोज शाह, जो महज एक 12 साल का बच्चा था, उसे मार दिया था, और उसके बाद वो गद्दी पे बैठा था, तो बहुत लोगों को उससे ही परेशानी थी। इन सब चीज़ों के चलते अफ़गानों के बीच में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, और इसी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर हुमायूं, जो ये सब काबुल से देख रहा था, वो अपनी आर्मी लेके आया और उसने दिल्ली पर अपना कब्ज़ा फिर से जमा लिया। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को ये हेल्प करेगा तो प्लीज़ उनके साथ ये लेक्चर शेयर करें। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।